नमस्कार दोस्तों, इट्स इंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना कैसे घटित हुई, उसके कारण क्या थे, उसका परिणाम क्या हुआ और किन किन देशों ने उसके नुकसान को झेला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूटी हुई थी, तो ऐसी कौन सी घटनाएं हुईं, ऐसी क्या कारण सामने आए जो दुनिया एक बार पुनः द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलसने को मजबूर हो गई। अगर आपने हमारा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे इस वीडियो को समझने के लिए आपकी समझ बेहतर हो सके। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि वह कौन कौन से कारण बने जिससे दुनिया एक बार पुनः द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलस गई। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के घटित होने के लिए सबसे बड़ा कारण था स्वयं प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के चलने के दौरान जर्मनी का एक सैनिक लड़ते लड़ते दुश्मन की फौज के सामने जा पहुंचा था। वह घायल भी था और उसके पास हथियार भी नहीं था, या यूं कहें वह भटक गया था। रूस की सेना ने उसे देखा तो, परंतु उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह निहत्था था और दुश्मन देश को लग रहा था कि यह बेमौत मर जाएगा, इसे मारने की ज़रूरत नहीं है। उस समय वह सैनिक अपने चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान लिए हुए वहाँ से चला गया, परंतु किसे पता था कि आने वाले समय में यही सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन था वह व्यक्ति और वह क्या किया, कैसे किया। बात शुरू होती है जर्मनी की एक मिलिट्री हॉस्पिटल से, जहां पिछले 4 वर्षों से युद्ध में घायल होकर आ रहे सैनिकों का इलाज किया जा रहा था। वहीं पर एक सैनिक भर्ती हुआ था जो बहुत जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था। वह इलाज कर रहे कर्मचारियों से बस एक ही बात पूछता था कि मैं कब ठीक होऊंगा। उसके इस क्रियाकलाप पर उस हॉस्पिटल के डॉक्टर एडमंड फॉस्टर की नज़र बनी हुई थी। एक दिन डॉक्टर एडमंड फॉस्टर ने उससे पूछा कि तुम जल्द से जल्द ठीक क्यों होना चाहते हो और तुम युद्ध के मैदान में वापस क्यों जाना चाहते हो। उस सैनिक ने कहा, मैं जर्मनी के लिए मरना चाहता हूँ, मुझसे जर्मनी की हार बर्दाश्त नहीं होती। डॉक्टर फॉस्टर ने कहा कि तुम दुश्मन द्वारा छोड़े गए गैस के गोलों के कारण बुरी तरह तुम्हारे आंखों की रोशनी लगभग चली गई है, तुम्हारी आंखें काफ़ी प्रभावित हुई हैं। अब अगर ईश्वर ने चाहा और तुम्हारे आत्मविश्वास ने काम किया, तभी तुम पुनः युद्ध के मैदान में वापस जा सकते हो। यह बात शायद उस सैनिक के मन को छू गई। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि कुछ ही महीनों में वह पुनः स्वस्थ हो गया। वह सैनिक कोई और नहीं बल्कि स्वयं एडोल्फ हिटलर था। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर, जिसने दुनिया को एक बार पुनः द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलसने के लिए ढकेल दिया। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद हिटलर को पता चला कि जर्मनी बुरी तरीके से युद्ध हार गई है और मजबूरी में उसे वारसाई की संधि करना पड़ा है। शायद यह बात हिटलर को कभी भी बर्दाश्त होने वाली नहीं थी। इस बात का जिक्र उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी माइन कम्फ यानी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक में किया है। इधर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा लूट लिया गया था और इसमें प्रमुख भूमिका थी ब्रिटेन और फ्रांस की। जर्मनी का सम्राट विलियम केजर भी नीदरलैंड भाग गया था और जर्मनी की जनता बेसहारा थी। तो आइए जानते हैं वारसाई की संधि क्या थी। दिन था 11 नवंबर 1918। फ्रांस के प्रसिद्ध कैंपेन के जंगलों में जर्मनी से
शरणागति पत्र पर साइन कराने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के आला अधिकारियों को एक ट्रेन से बुलाया गया था। अमेरिका तो सिर्फ हार के कागज पर साइन करवाना चाहता था, परंतु फ्रांस और ब्रिटेन अलग ही मूड में थे। फ्रांस और ब्रिटेन इस युद्ध में हुए अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई भी जर्मनी से ही करवाना चाहते थे। हालांकि 11 नवंबर 1918 को तो उन्होंने इस बात पर राजी मान लिया कि सिर्फ युद्ध विराम की घोषणा की जाए और जर्मनी ने अपने हार के पत्र पर साइन कर दिया। परंतु ब्रिटेन और फ्रांस कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने इसके लिए एक ऐतिहासिक शहर चुना और वह शहर था फ्रांस का वर्सल्स। जी हाँ, इसीलिए इस संधि को वर्सल्स संधि कहते हैं। उस दिन वर्सल्स करार किया गया, जिसके तहत जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंधों को थोप दिया गया। उनमें से कुछ प्रमुख प्रतिबंध यह थे कि जर्मनी की सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। साथ ही साथ जर्मनी अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार से लैस नहीं कर सकता है। शस्त्र उत्पादन पर रोक लगा दिया गया तथा टैंक, सबमरीन, फाइटर जेट आदि सभी के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। यह सही मायनों में एक संधि नहीं थी, बल्कि एक लूट थी, जिसमें जर्मनी से भारी भरकम रकम मुआवजे के तौर पर ली गई। यह सारी बातें जब हिटलर को पता चली तो उससे रहा नहीं गया। हिटलर ने अपने ही जैसे जर्मन राष्ट्रवादियों का एक ग्रुप बनाया। धीरे धीरे यह ग्रुप बड़ा हुआ और इसमें हिटलर जैसी सोच रखने वाले वह सभी लोग शामिल होते गए। अब यह एक पार्टी के रूप में गठित हो गया था। इस पार्टी को नाम दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, यानी कि नाजी। इस पार्टी को हम सभी नाजी के रूप में जानते हैं और जर्मन ने अपना एक नाजियों का ध्वज तैयार किया, जिसके बीच में स्वास्तिक था। उन्होंने स्वास्तिक को अपने ध्वज के बीच में इसलिए अपनाया क्योंकि जर्मन तथा अन्य हिटलर के जितने भी अनुयायी थे वे अपने आप को आर्यों का वंशज मानते थे। धीरे धीरे नाजी बढ़ती गई और इसकी सैन्य ताकत मजबूत होने लगी थी। परंतु सत्ता का भूखा हिटलर एक बड़ी गलती कर बैठा। उसने जर्मनी के म्यूनिक पर हमला कर अधिकार कर लिया और इसके बाद अब वह जर्मनी के ही बर्लिन शहर की तरफ रवाना हुआ था। परंतु बर्लिन की पुलिस जर्मन सरकार की वफादार निकली और हिटलर को उससे लड़ना पड़ा। हिटलर के 17 सैनिक मारे गए और हिटलर भी गिरफ्तार हो गया। कोर्ट ने उसे 5 वर्ष की कैद की सजा दी। जेल में बैठकर हिटलर ने मेरा संघर्ष यानी माइन कैम्फ नामक पुस्तक लिखी और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर हुए अत्याचारों का इस पुस्तक में वर्णन किया। इस पुस्तक में जर्मनी पर हुए अत्याचारों का वर्णन करते हुए उसने लिखा कि यदि मुझे बाहर निकाला गया तो मैं ब्रसेल्स संधि को तोड़कर जर्मनी को पुनः महासत्ता बनाऊंगा। इस बात को पढ़ने के बाद जर्मनी की जनता हिटलर को छुड़वाने के लिए एकत्र होने लगी और जर्मन सरकार पर बढ़ता दबाव देखकर 5 वर्ष की सजा होने के बावजूद हिटलर को मात्र 9 महीनों में ही जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जेल से निकलने के लिए उसने कुछ शर्तें मानी थी और कोर्ट से तथा सरकार से कहा था कि मैं निकलने के बाद कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगा और मैं अपने पार्टी से यानी कि नाजी सैनिकों को भी कंट्रोल में रखूंगा। जेल से निकलने के बाद हिटलर ने वही किया। वह धीरे धीरे अपनी सेना को मजबूत कर रहा था और जनता में अपनी प्रसिद्धि को बढ़ा रहा था। 1932 में जर्मनी में चुनाव होने वाले थे और इस चुनाव में नाजियों ने भी भाग लिया और इन्होंने अपना नारा अपनी पुस्तक में लिखे वादे के अनुसार
यही दिया कि जर्मन जनता अब अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगी। वर्सल संधि का उल्लंघन किया जाएगा और जो जनता मर मर कर जी रही है वह स्वाभिमान के साथ जिएगी। 1932 में हुए इस चुनाव में नाजियों को लगभग 40% वोट मिले। यह स्पष्ट बहुमत तो नहीं था, किंतु उसके बिना सरकार का गठन करना भी नामुमकिन दिख रहा था। इस समय जर्मन प्रमुख हिटनबर्ग समझ गए थे कि अब हिटलर के बिना सरकार बना पाना मुश्किल होगा। अतः उन्होंने हिटलर को कैबिनेट में स्थान देने का आमंत्रण किया, किंतु हिटलर ने यह कहकर मना कर दिया कि वह जर्मनी का प्रधानमंत्री यानी जर्मनी का चांसलर बनेगा और उसके नीचे कोई भी पद स्वीकार नहीं करेगा। हिटनबर्ग हिटलर के रवैये से वाकिफ थे। उन्हें पता था यह हठी रवैया का है और उन्होंने उसे चांसलर का पद दे दिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और कुछ समय बाद ही उसने जर्मनी में प्रेस और मीडिया को सेंसरशिप लागू कर दिया। यानी अब जो कुछ भी प्रेस और मीडिया में जाएगा वह नाजियों के बिना देखे, बिना अप्रूव किए नहीं जाएगा। 1934 में जर्मनी के प्रमुख हिडनबर्ग का निधन हो गया, जिसके बाद इस पद को भी हिटलर ने हथिया लिया। अब वह जर्मनी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था और उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, या यूं आसान शब्दों में कहें तो अब हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन चुका था। उसने जर्मनी में हथियार, तोप, सबमरीन बनाने का काम चौथे गियर में डाल दिया और जर्मनी की प्रगति होती रही। ब्रिटेन यह सब देख रहा था, परंतु कुछ भी बोलने की हिम्मत ना कर सका। 1936 में सबसे पहला हमला उसने राइनलैंड पर किया, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने कब्जा कर लिया था और जर्मनी से अलग कर दिया था। इसके बाद उसने अपने छोटे छोटे कई भूभागों पर आक्रमण किया और उसे पुनः जर्मनी में मिला लिया। जर्मनी के सबसे बड़े भूभाग पोलैंड पर आक्रमण करने की अब हिटलर तैयारी कर रहा था, परंतु पोलैंड पर हिटलर सीधा प्रहार या सीधा आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने वादा किया था कि यदि पोलैंड पर हमला हुआ तो वह साथ देंगे। अतः हिटलर ने एक नाटक रचा। उसने मृत्युदंड के दोषी जर्मन के कई अपराधियों को सीमा पर ले गया और उसे जर्मन पुलिस की ड्रेस पहनाकर गोली मरवा दिया। इसके बाद उसने जर्मनी की सीमा पर उनको फेंकवाते हुए अपने मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से एक समाचार प्रकाशित किया, जिसमें उसने पोलैंड के जर्मनी में घुस जाने और उनके सैनिकों को मारने की खबर का प्रकाशन कराया। इस खबर को उसने पोलैंड की भाषा में भी अनुवाद कराया, जिससे पोलैंड को भी यह बात पता चल सके। जर्मनी की तैयारी तो पूरी थी ही, उसे कारण भी मिल गया था पोलैंड पर हमला करने का। अतः इस साजिश को पूरी करते ही उसी रात जर्मनी के टैंक पोलैंड की तरफ रवाना हो चुके थे। दूसरा दिन था 1 सितंबर 1939। समय था सुबह 4:45 और यह पहला आक्रमण जर्मनी की तरफ से पोलैंड पर हो चुका था। उस समय इस बात से अनजान पूरा यूरोप सो रहा था कि शायद अब अगले 5 वर्ष तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस युद्ध ने करोड़ों लोगों की जान ली, अरबों खरबों का नुकसान हुआ और बहुत सारे देश पूरी तरह से तबाह हो गए। कितने देश टुकड़ों में बट गए, कितने नागरिकों की जानें गईं और इस युद्ध में पहली बार किसी देश ने परमाणु शक्ति का उपयोग किया था। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस युद्ध में कौन कौन से देश शामिल हुए, किस प्रकार यह युद्ध चला, किसने जीता और किस प्रकार यह युद्ध शांत हुआ।
तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई है तो उससे हमें अवगत कराएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आप तक ज्ञान को आसान रूप में पहुंचाना है और हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि आपको हमारे द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।